गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम भी इंक्लूड है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। वो हम सब बाद में देखेंगे। अभी तक इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में क्लास 9th के लिए 3 पार्ट में वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट फोर्स के बारे में है, सेकेंड पार्ट इनर्शिया के बारे में है और थर्ड पार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम है क्या? तो मोमेंटम समझने से पहले 2 एग्जाम्पल हम सब कंसिडर करते हैं, है ना। 2 इजीली एग्जाम्पल्स हम सब कंसिडर करते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि मोमेंटम है क्या। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक टेनिस बॉल है और दूसरा क्रिकेट बॉल है, ठीक है। एक है टेनिस बॉल, दूसरा है क्रिकेट बॉल, ठीक है। इसका मास ऑफ टेनिस बॉल, मास ऑफ क्रिकेट बॉल। आपको पता है क्रिकेट बॉल भारी होता है टेनिस बॉल से, क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है ना। मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन मास ऑफ टेनिस बॉल, है ना। दोनों का वेलोसिटी हम सब इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। v वेलोसिटी या स्पीड दोनों का इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। यहां आपको बताया गया एक टेनिस बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है। टेनिस बॉल हल्का होता है, क्रिकेट बॉल भारी होता है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है। कंडीशन हम सब लिए हैं, दोनों का वेलोसिटी एक है ना। दोनों का वेलोसिटी एक है, v भी। क्या लगता है अगर ये दोनों बॉल आपकी ओर आए तो किसको रोकना मुश्किल होगा, किसको रोकना आसान होगा? मतलब कौन सा बॉल आसानी से रुकेगा, कौन सा बॉल थोड़ा डिफिकल्टी शो करेगा, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा रोकने में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है क्रिकेट बॉल को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, टेनिस बॉल को रोकना ज्यादा आसान होगा, है ना। मतलब फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल, ठीक है, क्या होगा? इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। कम मास वाले को रोकने के लिए फोर्स कम चाहिए, ज्यादा मास वाले बॉल को रोकने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए। मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया? डायरेक्टली हो गया, है ना। डायरेक्टली का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली का मतलब होता है जैसे x प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y घटेगा तो x भी घट जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास। क्योंकि दोनों का वेलोसिटी एक है। ज्यादा मास वाले बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, कम मास वाले बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए, है ना। इस पर ज्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि इसका मास ज्यादा है ना। इस पर कम फोर्स चाहिए क्योंकि इसका मास कम है एक दूसरे की तुलना में, ठीक है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। सो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दूसरा कंसिडर करते हैं, 2 बॉल कंसिडर हम सब करते हैं। दोनों का मास अभी हम सब इक्वल कंसिडर करेंगे, ठीक है। दोनों का मास मान लिया m है, ठीक है। 2 बॉल हम सब कंसिडर किए, दोनों का मास m है। कंडीशन ये है कि एक का वेलोसिटी v1, दूसरे का वेलोसिटी v2, है ना। कंडीशन ये है कि v1 इसका वेलोसिटी उससे ज्यादा है ना। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि v1 इज ग्रेटर देन v2। इस वाले बॉल का वेलोसिटी ज्यादा है इससे। इस केस में आपको क्या लगता है कौन से बॉल को रोकना आसान होगा, कौन सा बॉल ज्यादा फोर्स
की डिमांड करेगा, कौन सा बॉल कम फोर्स की डिमांड करेगा। मतलब दोनों का मास कांस्टेंट है। अब जो फोर्स का डिमांड कर रहा है रोकने के लिए वो डायरेक्टली वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। कैसे? इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका कम है, तो आपको क्या लगता है कौन से बॉल को रोकना आसान होगा, कौन से बॉल को रोकना डिफिकल्ट होगा? ऑब्वियसली जिसका वेलोसिटी कम है उसको रोकना आसान होगा, ठीक है, और जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहां V1 बड़ा है तो इसमें फोर्स कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए। V2 छोटा है, फोर्स कितना चाहिए? कम चाहिए, है ना। मतलब लार्जर द वेलोसिटी लार्जर द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉल, स्मॉलर द वेलोसिटी स्मॉलर द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉल। ठीक है, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा फोर्स चाहिए होगा उसको रोकने के लिए। तो यहां क्या हो गया? यहां से हम सबको क्या रिलेशन मिलता है? फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलता है? वेलोसिटी, क्योंकि मास तो दोनों का क्या है? कांस्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा फोर्स, कम वेलोसिटी कम फोर्स। क्लियर हो गया? अब इन दोनों कंडीशन को मिला दिया जाए तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, दोनों जो मोशन हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पर, है ना। सो इस फोर्स को बोला था न्यूटन ने क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना। मोमेंटम का दूसरा नाम है क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्योंकि ये सिर्फ मोशन के समय का क्वांटिटी है, रेस्ट के समय का नहीं है। क्यों? अभी पता चल जाएगा। सो क्वांटिटी ऑफ मोशन, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्वांटिटी ऑफ मोशन दो बात पर निर्भर करेगा, टू फैक्टर पर निर्भर करेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर एंड किस पर करेगा? वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगा, है ना। सो इसी फैक्टर पर हमारा आया है मोमेंटम, और वो हम सबको बना मास टाइम्स वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन बी डिफाइंड एज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन बी डिफाइंड एज the product of its mass and velocity। और मोमेंटम को डिनोट किया जाता है स्मॉल p से। एक बात जो यहां आपको ध्यान में रखना है वो ये कि ये जो मोमेंटम हम सब पढ़ रहे हैं उसका पूरा नाम है लीनियर मोमेंटम, है ना। लीनियर मोमेंटम, इस मोमेंटम का नाम क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा हो तब उस समय का क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना। So momentum of a body can be defined as the product of its mass and velocity। So momentum क्या हो गया? Momentum हो गया P, small p, which is linear momentum, है ना। बार बार linear momentum नहीं, momentum ही हम सब यहां लिखेंगे क्योंकि क्लास 9th में linear momentum ही आपको पढ़ना है। क्या है? मास, और मास को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी v। सो p इज इक्वल्स टू mv, मास टाइम्स वेलोसिटी। ये हो गया आपका मोमेंटम। अब इसका SI यूनिट क्या होगा? ये कैसा क्वांटिटी होगा ये भी हम सबको समझना है। तो इसका SI यूनिट आप निकाल सकते हैं। इसका SI यूनिट होगा मास का SI यूनिट इनटू मोमेंटम का SI यूनिट। मास का SI यूनिट क्या है और मोमेंटम का SI यूनिट क्या है? सो SI यूनिट मास का है
kg, स्मॉल के स्मॉल g, है ना, और वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड। सो kg मीटर पर सेकेंड इसका SI यूनिट है। ये कैसा क्वांटिटी है, उससे पहले इसका CGS यूनिट अगर आपसे पूछता एक दूसरा यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, तो आप क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब मास सेंटीमीटर में, ठीक है, सॉरी लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड में। तब क्या हो जाता, मास क्या चीज में हो जाएगा, ग्राम में, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये CGS यूनिट हो गया। क्वांटिटी कैसा है, जनरली CGS यूनिट अभी आपको पढ़ना नहीं है, वो क्लास 11th में आपसे पूछा जाता है, पर यहाँ कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया गया है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर ग्राम, और ये हो गया सेकेंड। लेंथ को सेंटीमीटर में, ठीक है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में, इस यूनिट के अकॉर्डिंग। तो आप इसको फिर लगा लीजिए, है ना। तो क्वांटिटी ये वेक्टर है, वेक्टर इसलिए क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है ना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। आपको वेक्टर स्केलर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और पार्ट 1 में भी आपको वेक्टर स्केलर के बारे में बताया गया है। मैग्नीट्यूड मतलब शेप, साइज एंड नंबर्स, और डायरेक्शन आपको पता है। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां जो क्वेश्चन पूछता है उस पर हम सब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे रहते हैं। तो एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है। आपको पता है कि मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर, है ना, मास और वेलोसिटी पर मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये रह सकता है कि इफ मास ऑफ ए बॉडी इज डबल, व्हाट इज द मोमेंटम? सो मोमेंटम विल बी ऑल्सो डबल, है ना। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल कीपिंग द मास कांस्टेंट, व्हाट इज द मोमेंटम? सो उस केस में भी डबल हो जाएगा। सो ये दोनों डायरेक्टली है इससे, तो जो भी इनके साथ करेंगे वो इसके साथ भी हो जाएगा, ठीक है। मास डबल करेंगे तब भी मोमेंटम डबल हो जाएगा, वेलोसिटी डबल करेंगे तब भी मोमेंटम डबल हो जाएगा, मास हाफ करेंगे तब भी मोमेंटम हाफ हो जाएगा, वेलोसिटी हाफ करेंगे तब भी मोमेंटम हाफ हो जाएगा। इन दोनों को अगर ट्वाइस कर दिया जाए तब मोमेंटम क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 2, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गया। एक न्यूमेरिकल हम सब छोटा सा देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ 60 kg व्हेन ही वॉक्स इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो व्हाट इज द momentum of a man of mass 60 kg when he walks with uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। सो क्या हो जाएगा इस केस में, मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी। मास कितना है 60 kg और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। सो क्या हो जाएगा ये 120 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आप कभी भी नहीं फंस सकते। मोमेंटम पे जो न्यूमेरिकल होते हैं उनसे आप कभी भी नहीं फंस सकते हैं। यहाँ आपको फिर से आपको बताते चले कि मोमेंटम में जो डायरेक्टली होता है वो मास होता है और वेलोसिटी होता है, ठीक है। सो मोमेंटम कैन बी इंक्रीज्ड, मोमेंटम कैन बी इंक्रीज्ड बाय, किन किन फैक्टर से इंक्रीज किया जा सकता है मोमेंटम को? नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग मास, और दूसरा इंक्रीजिंग वेलोसिटी,
इसी में अगर डिक्रीज्ड बाय रहता तब क्या करते, मोमेंटम कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग मास डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्टली है ना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब उसका मोमेंटम क्या होगा। कैलकुलेट द मोमेंटम, कैलकुलेट द मोमेंटम of a body which is at rest, which is at rest। ऑब्वियसली जब रेस्ट पर हो तब वेलोसिटी हम सब क्या लेते हैं, जीरो, और वेलोसिटी जीरो हो गया तो p इज इक्वल्स टू एम टाइम्स v। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। इसीलिए न्यूटन ने मोमेंटम का जो दूसरा नाम रखा था वो क्वांटिटी ऑफ मोशन था। क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब का क्वांटिटी, है ना। यहां कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई ट्रक या कोई बाइक जब आप ट्रैवल करते हैं उस पर, या जब आप उसको राइड करते हैं तब क्या होता है, उसका मास बहुत ज़्यादा रहता है ना। जैसे अब बाइक है, बाइक में हल्का सा भी टक्कर लगता है तो उसका इम्पैक्ट लार्ज होता है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आपका ट्रक या बस के साथ, है ना, क्योंकि इन सब का मास बहुत ज़्यादा होता है। भले ही इन सब का वेलोसिटी कम हो पर हल्का सा भी धक्का लगेगा तो उसका इम्पैक्ट छोटे ऑब्जेक्ट पर बहुत होता है ना। सो सिर्फ मास पर नहीं, वेलोसिटी पर भी मोमेंटम डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मास बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम भी रहा तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मास कम भी रहा तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक। अब हम सब समझते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या है, साथ में ये भी समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या है ना। तो चेंज इन मोमेंटम समझने से पहले हम सब मोमेंटम समझ चुके हैं। आपको पूरी बात मोमेंटम से रिलेटेड बताई गई है, एग्जाम्पल भी बताई गई है। अब चेंज इन मोमेंटम समझना है तो दो केस आप कंसिडर कर सकते हैं, एक केस से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जब भी आपको बोला जाए तब आपको समझना है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल चेंज निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ये कैसे होगा। पहला केस इनिशियल मोमेंटम कैसे हो सकता है। इस केस में मान लिया जाए मास m1 है ना, और वेलोसिटी u है, ठीक है। या फिर एक ही ऑब्जेक्ट हम सब कंसिडर करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। क्या क्या है, ये है मास, m क्या है मास, और u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए एक मास चाहिए और एक वेलोसिटी चाहिए। तो कैसा वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। मतलब मोमेंटम में मास तो और वेलोसिटी तो चाहिए ही। अब इनिशियल निकाल रहे हैं तो मास तो क्योंकि कांस्टेंट होता है ना, मास तो बदलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदलेगा, उसका स्पीड या वेलोसिटी बदल सकता है। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। केस 2, उसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया, तब उस केस में जो मोमेंटम होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी हो जाएगा v, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, मास है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये कब हुआ होगा, ये हुआ होगा शुरुआत में ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, इस पर कोई फोर्स एक्ट किया होगा। अब क्या हुआ होगा, इसका मास तो m ही रहेगा, मास तो चेंज करता नहीं है, मास कांस्टेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, है ना।
अब क्या हुआ होगा, वेलोसिटी तो चेंज कर गया होगा क्योंकि फोर्स लगने के बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना। तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी u से v हो गया, u इनिशियल v फाइनल। तो चेंज निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं, अभी आपको बताया गया है, चेंज निकालने के लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या है, एम भी है, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू है, एम यू। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। एम कॉमन करके भी माइनस यू भी लिख सकते थे आप। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ये भी वर्ड आपको मिलेगा देखने में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आपको बोला जाए तब आप उसको क्या फील करेंगे, यहां इसको मिटा दिया जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट जब भी बोला जाए तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दो तरह के वर्ड होते हैं इसमें, एक होता है रेट, एक होता है ग्रेडियंट। रेट जो होता है वो मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है और ग्रेडियंट होता है मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या करेंगे, लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, जिस टाइम में चेंज कर रहा है। कभी भी रेट बोला जाए, कभी भी रेट आपसे बोला जाए तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर में वहां टाइम होगा, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम है एम भी माइनस एम यू और टाइम टी कंसिडर कर लें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे एम भी माइनस यू और ये टाइम। सेकंड लॉ में इसका बहुत यूज है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। हम सब अगला वीडियो जो देखेंगे वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का होगा, उसमें समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ आपको मोमेंटम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, नाम है संजीव सर फिजिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।